Hello everyone, this is जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। कैसे हो बच्चे लोग? बढ़िया? ओके। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि काफी लंबे समय से कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज के बाद से आपको वीक में कम से कम 3 वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल। हमारा बायोलॉजी का ये चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर वी स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड देयर बिहेवियर इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का ही हमारा एक पार्ट है द सेल। ठीक है, अब देख रहे होंगे सेल का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी लाइफ का, कोई भी लाइफ का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और सबसे फंक्शनल, मतलब वो जैसा बिहेव करेगा सेल, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म भी बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं कह रहा हूँ, फंक्शनल यूनिट भी कह रहा हूँ। अब ये बात आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको और ज्यादा आइडिया लगते जाएगा कैसे ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या है? जो कोई चीज, अगर हमारा वॉल बन रहा है तो वॉल क्या होता है? ब्रिक से बनता है, तो ब्रिक क्या होगा? स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, कोई भी चीज का सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और जैसा हमारा ब्रिक होगा वैसा ही हमारा दीवार का मजबूती होगा, स्ट्रेंथ होगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको फंक्शनल। जैसा हमारा सेल करेगा, सेल होगा, उसी के टाइप का हमारा बिहेवियर भी होगा। राइट, उसके बाद एक टर्म है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी देखो, फिर यहाँ पे हो गया हमारा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब लॉजी वाला लॉजी नहीं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और साइटो मतलब होता है सेल। द स्टडी अबाउट सेल एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्लियर? ओके। अब देखो हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल आया कहां से, कैसे ये शुरुआत हुआ? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, फिजिक्स बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने 65 के अंदर एक कॉर्क सेल लिया, ओक ट्रीज लिया, और ओक ट्रीज का जो बार्क होता है, छाल जो होता है, ठीक है, उसको उन्होंने लिया और एक माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने खुद से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ठीक है, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और लिया क्या? कॉर्क सेल लिया, और कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, हनीकॉम्ब जो होता है, इस तरह का उनको स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह का उनको स्ट्रक्चर दिखा। एक कहां पे दिखा? इन्होंने लिया एक कॉर्क सेल। कॉर्क किसका? डेड सेल होता है एक तरह का, और वो लिया था ओक ट्रीज के कवरिंग का, मतलब बार्क जो होता है उसको उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके अंदर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उनको एक इस तरह का कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट, जैसे हमारा हनीकॉम्ब होता है। ठीक है, हनीकॉम्ब, हनी बीज जिसके अंदर रहते हैं, मधुमक्खी का छाता जिसे आप बोलते हो, तो मधुमक्खी के छाते की तरह उनको स्ट्रक्चर दिखा। और ये स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा छोटा सा कंपार्टमेंट दिख रहा है, छोटा छोटा सा लिटिल रूम दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है? छोटे छोटे लिटिल रूम है, रूम लाइक स्ट्रक्चर है, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर उनको दिखे। तो इन स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रूम होने के कारण उन्होंने ये वर्ड दिया सेल। और ये सेल जो वर्ड आता है, ये एक्चुअल वर्ड है सेलुला, एक वर्ड है हमारा। क्या है? सेलुला। सेलुला एक वर्ड है, इस सेलुला वर्ड से डेराइव्ड हुआ हमारा वर्ड सेल। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया सेल के बारे में। उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर इस तरह से सेल होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसका उन्होंने नाम दे दिया सेल। तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 65। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इन्हें बता के अब सो गए। ठीक है, अब इन्होंने शुरुआत कर दिया तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबका इगरनेस बढ़ा इसको जानने के लिए, इसके बारे में। और तब आए और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन जो है जिन्होंने मुख्य योगदान दिया सेल के डिस्कवरी में, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। उसके बाद आए हमारे एंटन वन लीवेनहॉक। ठीक है, ये हमारे 65 में थे। 9 साल बाद हमारे 64 के अंदर, सॉरी
6074 के अंदर ये इन्होंने क्या किया, 6074 के अंदर पहली बार लिविंग सेल को देखा, जो स्पाइरोगायरा वगैरह होता है उसके अंदर इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने और एडवांस किया, उनके अंदर सुधार किया, ठीक है। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली समझो ऐसा माइक्रोस्कोप है जो उससे और ज्यादा इनलार्ज करके फोटो को दिखाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज को और लार्ज करेगा, ठीक है। तो ये लीवेनहॉक ने क्या किया, इनके माइक्रोस्कोप को और एडवांस किया और फिर इन्होंने सेल के अंदर उसको देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा और उन्होंने लिविंग सेल लिया, जैसे स्पाइरोगायरा जैसे सेल लिए और उन्होंने पहली बार लिविंग सेल के बारे में बताया कि सेल हमारे लिविंग भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, राइट। उसके बाद आए हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, नॉट हुक, ये तो हमारा रॉबर्ट हुक यहाँ थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन 1831 के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो जब लीवेनहॉक जब हमारा लिविंग सेल को देख रहे थे तो सेल के अंदर इनको छोटे छोटे इस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखे थे, ठीक है। तो लीवेनहॉक ने इसके बारे में नोटिस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक जब इसको दोबारा से देखे तो इनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे, आपके सेंटर में, प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में था। तो इस छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है हर सेल के अंदर, उनको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, क्लियर है। और हर जो ये है, ये पूरा जो ये है, ये हो गया सेल, एक सेल हुआ, ये हो गया दूसरा सेल, और हर सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देखा। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में देखें न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, राइट। अब देखिए इनके बाद बहुत सारे और लोगों ने भी इनके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद सेल के अंदर कुछ थ्योरियां दी, ठीक है। उन्होंने थ्योरी के बारे में बताया और उनका नाम उन्होंने दिया सेल थ्योरी, कुछ बातें उनको बारे में बताई। और बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, थियोडर सिवान, जैकब सेचिडिन एंड रेडोल्फ विर्चो, ठीक है। नाम याद रखिएगा, आप लोग के स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया, ठीक है। पहले तो इन दोनों ने दिया, बाद में ये आकर के इनके कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और इन दोनों ने दिया, उस समय उन्होंने क्या बोला था, ऑल द लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। इन दोनों ने बोला, इन दोनों ने, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया यहाँ पे सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। जैसे अगर एक वॉल की एग्जांपल ले लूं, ये सपोज करो हमारा एक वॉल है, ठीक है। अब ये वॉल का अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे हमारे ब्रिक लगे हुए होते हैं, कुछ इसी तरह से बने होते हैं ब्रिक, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है वॉल। तो ये जो वॉल के अंदर जैसे जो काम ब्रिक का है, वॉल को तैयार करता है, छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिक मिलकर के हमारा वॉल तैयार हुआ। सिमिलर वे में हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल ऑक्युपाई होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं और हमारा बॉडी तैयार होता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। अब अगर जैसे हमारा ब्रिक जैसे जिस तरह का बिहेव करेगा, ब्रिक अगर कमजोर होगा तो हमारा दीवार कमजोर होगा, ब्रिक अगर ज्यादा स्ट्रेंथ वाला तो दीवार मजबूत होगा। सिमिलर वे में हमारा सेल जैसा बिहेव करेगा उसी तरह का ऑर्गेनिज्म का भी बिहेवियर होगा। तो इसलिए फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है सेल को, राइट। उसके बाद इन दोनों ने ये 2 पॉइंट बताया। उसके अंदर रोडोल्फ विर्चो आए और उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये क्या बात हो गई, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था उस समय, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो पहले से जो सेल है उसी से अराइज होकर के बनेगा। कोई नया सेल ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक कहीं आसमान से आकर के नया सेल तैयार हो गया, नहीं। एक सेल पहले है, सपोज करो ये सेल है, ये सेल अगर ये सेल है, ये सेल जब डिवाइड करेगा, ये सेल बटेगा तो 2 नए सेल बनेंगे, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा तो नए सेल बनेंगे। तो जितने भी नए सेल बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है उस सेल से ही बनेगा। मीन्स जो नए सेल बन रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज पहले वाले सेल से मिलकर के
पहले वाले सेल के सिमिलर होगा। बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला इसका मतलब क्या होता है? ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। अब चलिए आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में। मीन्स सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे कंबाइन होता है, उसके बाद क्या बनता है। तो देखिए जब सेल कंबाइन होते हैं, सेल हुआ एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जब बहुत सारे एक जैसे सेल कंबाइन होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है, कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तो हमारा बनता है टिश्यू। टिश्यू के एग्जाम्पल है हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू हो गया, मसल जो बनाता है, या फिर ब्लड टिश्यू हो गया जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नर्वस न्यूरॉन जो होता है वो हमारा टिश्यू का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये हमारे टिश्यू हो गए। उसके बाद जब टिश्यू कंबाइन होते हैं, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे तो हमारा बनाएगा ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट हो गया, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनेगा, ठीक है। ऑर्गन के बाद ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात करो तो हार्ट हो गया, हमारा माउथ हो गया, हमारा किडनी हो गया, ओसोफेगस हो गया, ये सारे क्या है? ऑर्गन है, तो ऑर्गन बना। जब ये ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो हमारा बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होंगे तो हमारा बनेगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर बात करूं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बहुत सारे ऑर्गन, हमारा पहला तो माउथ हुआ, उसके पास ओसोफेगस हुआ, स्टोमक हुआ, तो ये पार्टिकुलर क्या है? ऑर्गन है। स्टोमक अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है। जब ये सारे कंबाइन हो गए, एक साथ आ गए, तो हमारा एक सिस्टम तैयार किया, और उस सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन, नोज हो गया, हमारा लंग्स हो गया, ये सब मिलकर के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, राइट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। जब ये सारे सिस्टम एक साथ कंबाइन होते हैं तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, ठीक है, ये सारे फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है तभी तो हम लोग हैं। अगर कोई भी एक फंक्शन रुक जाए, डाइजेशन हट जाए या फिर रेस्पिरेशन हट जाए, तो हम भी हट जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो ऑर्गेनिज्म जो बना वो कहां से बना? हमारे इस ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बना। और उसके एग्जाम्पल प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गए, काउ हो गया, डॉग हो गया, सारे एग्जाम्पल हैं, राइट। अब देखो बच्चों, तो शुरू करते हैं वेराइटीज इन सेल। सेल के अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब कितने सेल से मिल करके कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सेल हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर बात करें तो कितने टाइप के? दो टाइप के, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनी नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे, क्लेमेडोमोनस, ये सारे हमारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं, राइट। अब मल्टी सेलुलर, नाम से पता चला, मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हमारे फंगस, प्लांट, एनिमल, काउ, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक ही सेल से बना हुआ है, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उसके बॉडी का, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा होगा। वहां पे कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। जैसे हमने क्या देखा था, ऑर्गन सेल कंबाइन हो रहा था, टिश्यू बन रहा था, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बन रहा था, तो वहां पे बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सारे काम एक सेल है तो एक ही सेल से करेगा, तो यहाँ पे कोई ऑर्गन वाला सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे हर काम के लिए एक पार्टिकुलर ऑर्गन होगा मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए हमारा अलग सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम है। तो इसके अंदर हर फंक्शन के लिए एक प्रॉपर हमारे पास ऑर्गन है और उसका सिस्टम है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल के साइज। सेल के साइज के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल की साइज का। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या कोई भी सेल है, तो उसका साइज की अगर हम बात करेंगे
तो वो माइक्रोमीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक हो सकता है, उसका लंबाई माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो माइक्रोस्कोप में देखा जाए, उसका साइज क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर अगर मैं पूछूं माइक्रोमीटर बराबर होता है तो 10 टू द पावर -6 मीटर, मतलब 1 मीटर में 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करोगे तो वो स्मॉल साइज होगा विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है, तो उस साइज से लेकर के, तो इसका साइज वेरी कहां से कहां करता है, माइक्रोमीटर से लेकर के सेंटीमीटर के बीच में वेरी कर सकता है। कुछ माइक्रोमीटर के साइज के होंगे, कुछ सेंटीमीटर के साइज के होंगे। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ओव्यूल सेल जो होता है, ओव्यूल ऑफ साइकस प्लांट सेल जो होता है वो लार्जेस्ट प्लांट सेल होता है। प्लांट के अंदर अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो साइकस प्लांट का ओव्यूल जो होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। अब जैसे ऑस्ट्रिच एग की बात करें, ऑस्ट्रिच एग ये क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। सबसे बड़ा सेल अगर बोलूं एनिमल सेल का तो वो कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच का एग। कितना बड़ा एग होता है, ठीक है, कई सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है, और वो पूरा सेल एक ही सेल से बना हुआ है, पूरा एग। क्लियर। अगला हमारा माइकोप्लाज्मा, ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है दुनिया का। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा, माइकोप्लाज्मा हो गया, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारा ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हम अपने अंदर की बात करें तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो ब्लड सेल होता है। ठीक है, ब्लड सेल के अंदर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हमारा नर्व सेल होता है। ये देख सकते हो आप, नर्व सेल इधर न्यूरल में बनता हमारा, ये हमारा डायग्राम भी है। ये नर्व सेल होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट पे एक बात देख रहे होगे, साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ द बॉडी। किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कितना बड़ा होगा इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म का साइज, अगर सेल का साइज अगर बहुत बड़ा है तो वो ऑर्गेनिज्म भी बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ बात कर सकते हो ऑस्ट्रिच एग का, सबसे बड़ा इसका एग होता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि वो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, नहीं। तो सेल के साइज से ऑर्गेनिज्म के साइज का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। तो अभी हमने देखा नंबर के आधार पर और साइज के आधार पे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, कुछ रेगुलर होंगे, कुछ इरेगुलर होंगे, कुछ डिस्क शेप होंगे, कुछ स्प्लिंडर शेप होंगे। ठीक है, तो अलग अलग शेप के हमारे सेल हो सकते हैं। और ये किस शेप का वो डिपेंड किस पे करेगा, तो ये टोटली डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ द सेल एंड देयर फंक्शन। वो सेल किस पोजीशन पे हमारे बॉडी में, किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है, और उसका फंक्शन क्या है, उस सेल का काम क्या है, उस पे उसका शेप डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इरेगुलर शेप, तो एमीबा का सेल होता है या WBC होता है, वो इरेगुलर इन शेप होता है। अब इरेगुलर इन शेप क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमीबा, और यहाँ एमीबा का मैं एक ही सेल का बता रहा हूँ, तो एक ही सेल होता है और इसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो ये जो आगे आगे निकला हुआ है ऐसे, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फिट या फिर सीरोपोडिया। ठीक है, अब जैसे ये हमारा सीरोपोडिया, ये सपोज करो अमीबा है, अमीबा के अंदर ये हमारा फॉल्स फिट है या सीरोपोडिया है। अब इसको सारा काम इसी से करना है, तो इसको अगर मूव करना है तो ये इसके मदद से मूव कर सकता है, तो फंक्शन मूव करने में मदद करता है। या सपोज करो यहाँ पे कोई खाना है इसको यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो इसको मूव करके ये इसके मदद से आसानी से आगे मूव कर सकता है, और इसको अंदर में इनगल्फ कर सकता है फूड वैक्यूल बना करके, राइट। तो यहाँ पे इसका जो शेप होगा वो डिटरमाइन करेगा उसके फंक्शन को। क्लियर। अगला जो है स्प्लिंडर शेप, जो हमारा मसल्स बना होता है वो स्प्लिंडर शेप का बना होता है। वो बेसिकली क्या होता है, स्प्लिंडर हम इस शेप को कहते हैं, दोनों कॉर्नर पे बिल्कुल नैरो होगा और बीच में थोड़ा सा ब्रॉड होगा, तो इस तरह के हम वो बोलते हैं स्प्लिंडर शेप। अब जैसे हमारा बॉडी का मसल्स बनता है, तो ये जैसे स्प्लिंडर शेप हो गया, इधर की तरफ ये हो गया, इसके ऊपर ये हमारा एक स्प्लिंडर शेप हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एक स्प्लिंडर लगा होगा इस तरह का, फिर यहाँ पे तीसरा एक स्प्लिंडर शेप होगा, फिर यहाँ पे एक स्प्लिंडर शेप होगा। तो इस तरीके से हमारा मसल्स बनते जाता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। तो हमारे जैसे मसल्स, हाथ का मसल्स बना, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर बनेगा और हमारा स्प्लिंडर शेप के कारण मसल्स तैयार हो जाता है, मसल सेल हो गया, राइट। अगला अगर बात करें तो डिस्क शेप। डिस्क शेप, इसका अगर शेप देखोगे तो ये होता है स्फेरिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब होता तो स्फेरिकल है, जैसे बैलून ले लो और बैलून को दोनों तरफ से हल्का सा दबा दो, बैलून हो गया, बैलून को दोनों तरफ से हल्का सा दबा दो तो क्या होगा, धस जाएगा। तो उसके कारण से क्या होता है, सरफेस एरिया
बढ़ जाता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस बढ़ने के कारण आरबीसी क्या करता है, ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो उसके कारण से इसका शेप जो होता है हमारा डिस्क शेप होता है, या फिर कह सकते हो स्फेरिकल शेप भी कह सकते हो, राइट। अगला है इलोंगेटेड एंड ब्रांच। हमारा नर्व सेल जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल भी है, तो ये इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब बहुत ज्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है सिग्नल को पहुंचाना। हमारे बॉडी में कोई हमें टच करता है या आप पीछे से किसी को मार दो, तुरंत उसे पता चला कि मुझे पीछे से किसी ने मारा है, होता है। तो कैसे पता चला? या कहीं गर्म चीज पे हाथ पड़ गया, तुरंत हाथ पीछे करते हैं कई सेकंड के अंदर। कैसे? तो ये नर्व सेल उसके अंदर मदद करता है, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो पाए हमारे ब्रेन पे, और ब्रेन से फिर दोबारा क्या करना है उसके बारे में भी आ जाए। तो ये जल्दी करने के लिए इसका लंबाई जरूरी है, लंबा होना चाहिए, लेंथ इसका लंबा होना चाहिए। साथ में ब्रांच होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को वो कैप्चर कर सके। क्लियर है? तो ये ब्रांच एंड इलोंगेटेड होता है। उसके बाद अगर बात करें बीन शेप की, तो हमारा जैसे बीन शेप की हम बात कर सकते हैं, गार्ड सेल होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों साइड क्या होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या आप ऐसे कह सकते हो ये हमारा सेल है बीन लाइक स्ट्रक्चर, इधर से भी सेल इधर से भी, अब बीच में स्टोमेटल पोर है। अब ये अगर क्लोज होगा तो ये देखो श्रिंक करेगा तो ऐसे क्लोज होगा, और ये ओपन होगा। तो ये बीन शेप इसको ओपन और क्लोज होने में स्टोमेटल पोर को मदद करता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर या बाहर ऑक्सीजन निकल पाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल का जैसा शेप है उसी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन भी है। क्लियर? तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर बात करेंगे हम सेल के अंदर क्या क्या होता है, देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, सारा कुछ हम डिटेल में अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है? तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको जरूर आपके डाउट को इन्वॉल्व करूं। ठीक है? और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।